भारत, बांग्लादेश, भूटान सभी देश किसी न किसी विदेशी ताकत के गुलाम रही है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना है। ऐसा क्या हुआ था 8 सितंबर 2025 को नेपाल के लोगों को नेपाल में आंदोलन करना पड़ा। ऐसा कौन सा हालात हो गए थे जिसके कारण नेपाल के पुलिस ने वहां के जनता पर गोली चलवा दी, जिसके कारण 19 लोगों की जान चली गई। नेपाल को आज़ाद हुए अभी 17 साल ही हुए हैं और संविधान को बना हुआ 10 साल हुआ है। वहाँ के लोगों ने नेताओं के घर क्यों जला दिए? नेताओं को हेलीकॉप्टर से जान बचाकर भागना पड़ा। नेपाल वही देश है जहां भगवान बुद्ध का जन्म होता है। नेपाल वही देश है जो दुनिया का मात्र एक हिंदू राष्ट्र देश कहलाता है। आज इस वीडियो में समझेंगे नेपाल की पूरी कहानी को। नेपाल में हो रहे प्रॉब्लम को समझने के लिए नेपाल की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। नेपाल के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत है और उत्तर में चीन है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार, जो 1751 किलोमीटर की रेखा बनाती है। नेपाल पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कहने का मतलब है जैसे कि राज्य में जिले होते हैं, जिले में पंचायत होते हैं। जब सबको संगठित किया जाता है तो एक राज्य का निर्माण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी नारायण शाह ने 1865 ईस्वी में छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और 1768 ईस्वी में सफल हो जाते हैं। वहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। दूसरी तरफ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी होती है और व्यापार करने के बहाने पूरे देश पर कब्जा कर रही होती है। 1815 ईस्वी तक पूरे देश पर कब्जा कर चुकी होती है। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नेपाल के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करना चाहा, जिसके कारण अंग्रेजों और नेपालियों के बीच युद्ध हो जाती है। उस समय नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम शाह थे। अंग्रेजों के आधुनिक हथियार के सामने नेपाल की सेना कमजोर हो जाती है। युद्ध को समाप्त करने के लिए 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि होती है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को नेपाल का कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है, जिसमें कमायू, गढ़वाल और सतलज नदी का पश्चिमी क्षेत्र था। अंग्रेजों और नेपालियों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने देखा कि गोरखा सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। उसी समय से अंग्रेजों ने गोरखा सैनिक को अपने सैनिक में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। आज भी भारत में गोरखा रेजिमेंट होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है यदि कोई कहता है हमें मौत से डर नहीं लगता है, या तो वो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। 1846 ईस्वी आते आते नेपाल की कहानी में एक नया मोड़ आता है और वही होता है जो अभी के समय में हो रहा है। लोग जमीन और धन दौलत के चक्कर में अपने फैमिली वाले को मर्डर करवा देते हैं। ऐसा ही कुछ घटना उस समय हुआ था। राजा के राज परिवार में गुटबाजी होना स्टार्ट हो गया था। राजा चाहता था उसका बड़ा बेटा सुरेंद्र विक्रम शाह राजा बने। उसकी रानी चाहती थी उसका छोटा बेटा राजेंद्र विक्रम शाह राजा बने। उसी के राज दरबार में एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था जंग बहादुर राणा। वह एक सैनिक और राजनीतिज्ञ था, लेकिन बहुत घटिया और दोगला किस्म का इंसान था। ये बात कहानी में आपको आगे जाके पता चलेगा। रानी ने जंग बहादुर राणा से सहायता मांगी और दोनों ने मिलकर सत्ता पर कब्जा करने के लिए राज परिवार के कई सदस्यों को मरवा दिया, जिसे ओली पर भी कहा जाता है। उसके बाद जंग बहादुर राणा खुद सत्ता पे कब्जा कर लेता और राणा शासन की शुरुआत करता है। जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय क्रांतिकारियों के खिलाफ जंग बहादुर राणा ने अंग्रेजों का साथ दिया। उसका पूरा फैमिली ही अंग्रेजों को सपोर्ट करती थी। 1940 ईस्वी के दशक में नेपाल में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत होती है। वहीं 1951 ईस्वी में चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। इस चीज को देखते हुए भारत सरकार को ऐसा लगता है यदि चीन नेपाल पर कब्जा कर लेगा तो भारत सरकार के लिए संकट बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत सरकार की सहायता से नेपाल का राजा तिरुवंश सिंह को घोषित किया जाता है और 1951 ईस्वी में ही लोकतंत्र की व्यवस्था नेपाल में कर दी जाती है और नेपाल में कांग्रेस सरकार की पार्टी बनती है। यहाँ से जो प्रॉब्लम आने वाली थी इससे हर कोई अनजान था। अब लोकतंत्र भी बहाल हो गया था और राजा भी बहाल था। अब सवाल उठता है देश कौन चलाएगा। राजा चाहता था सारा पावर उसके पास रहे, राजनीतिक पार्टी चाहती थी अधिक से अधिक पावर उसके पास रहे। इसी चीज को लेकर राजा और राजनीतिक पार्टी में खींचातानी स्टार्ट हो गया और 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र वीर विक्रम सिंह इस खींचातानी से परेशान हो जाते हैं और लोकतांत्रिक प्रयोग बंद कर देते हैं और पंचायती राज व्यवस्था लागू कर देते हैं, जिसके कारण सारा पावर राजा के पास चली जाती है। 1951 ईस्वी में लोकतंत्र की शुरुआत होती है और 9 साल बाद 1960 ईस्वी में एक प्रकार से लोकतंत्र फिर से खत्म भी हो जाती है और फिर 30 साल बाद 1989 ईस्वी में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत होती है। उस समय नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह थे। उनको संवैधानिक सुधार स्वीकार करना पड़ता और नेपाल में फिर से लोकतंत्र की शुरुआत होती है और एक बार फिर राजा और राजनीतिक पार्टी एक साथ आ गए। नेपाल में 1991 ईस्वी में पहली बार बहुदलीय संसद का गठन होता है, जिसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करती है और गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1996 आते आते नेपाल में माओवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। माओवादी उन लोगों को कहा जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे।
कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ पर कोई अमीर ना हो, जहाँ पर कोई गरीब ना हो, सब एक समान हो, सबको समान अवसर मिले। उस समय नेपाल में काफी सामाजिक असमानताएं थी, लोगों से भेदभाव किया जाता था। कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको रोजगार नहीं मिलता था। यही सब चीज को देखकर माओवादी आंदोलन की शुरुआत होती है ताकि गरीबों और पिछड़े लोगों को हक मिल सके। 1 जून 2001 नेपाल की वो काली रात जिसमें कुछ ऐसा घटना घटने वाली थी जो नेपाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं हुआ। त्रिभुवन में पार्टी चल रही थी, राज परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। राजा वीरेंद्र सिंह के बड़े बेटे दीपेंद्र पार्टी के दौरान काफी शराब पी लेते हैं और उनको नशा आ जाता है। नशे की हालत में उनको उनके रूम तक पहुंचाया जाता है। रात 8 बजे पुलिस कमांडर की वर्दी पहने हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए नीचे आते हैं, अपने पिता को देखते हैं और अपने पिता के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली चलते सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें दीपेंद्र अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को भी गोली मार देते हैं, बाद में खुद को गोली मार लेते हैं। जिसके बाद राजा वीरेंद्र सिंह और दीपेंद्र की सांसें चल रही होती है। 14 घंटे बाद 2 जून को 11 बजे राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु की खबर आती है और दीपेंद्र कोमा में चला जाता है। राजा की मृत्यु के बाद दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया जाता है, जबकि वो कोमा में होता है। लेकिन 4 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। राज परिवार में ये मौतें कैसे हुई है जनता को नहीं पता होती है। राज परिवार की ये हत्या काफी रहस्यमय है, इसको समझने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। दीपेंद्र की मृत्यु के बाद ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बनते हैं, जो कि नेपाल के अंतिम राजा कहलाते हैं। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादी के हिंसक आंदोलन को दमन करने के लिए सरकार को बर्खास्त कर देती है और सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है। इससे हुआ के लोग काफी नाराज हो जाते हैं और 2006 में एक बहुत बड़ी आंदोलन करते हैं, जिसमें नेपाल के आम लोग, राजनीतिक पार्टी और माओवादी लोग सभी शामिल हो जाते हैं। अंत में राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ता है। साल 2006 में माओवादी और सरकार के बीच एक शांति समझौता होता है, जिसके तहत माओवादी लोगों को मंत्री परिषद में अस्थायी सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की जाएगी। आगे चल के माओवादी लोग राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। दिसंबर 2007 में माओवादी के साथ एक समझौता होता है, जिसके तहत राजशाही व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दे दी जाती है। मई 2008 में नेपाल एक गणराज्य बन जाते हैं, जिसके पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव होते हैं। 2015 में नेपाल का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसके तहत नेपाल का प्रथम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बनते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, उसी प्रकार नेपाल में 3 मुख्य राजनीतिक पार्टी है, नेपाली कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और माओवादी। अभी तक समझे नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे बना, अब समझेंगे नेपाल में जो वर्तमान समय में आंदोलन हुआ, ये आंदोलन क्यों हुआ, जिसके कारण 19 लोगों की जान चली गई, इसके पीछे रीजन क्या था। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। जैसे भारत में बहुत सारा बेरोजगारी है, उसी प्रकार नेपाल में बहुत बेरोजगारी है। यूएनएफए रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 40% ऐसी जनसंख्या है जिसकी उम्र 30 साल से कम है। नेपाल के लोगों को काम करने के लिए भारत, अमेरिका, रसिया जाना पड़ता है, वहाँ भी ढंग की कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ नेपाल में बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण नेपाल में आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था और नेपाल के नेता लोग घोटाले पे घोटाले किए जा रहे थे। जैसे 2017 का एयरबस घोटाला, जिसमें नेपाल के एयरलाइंस कॉरपोरेशन के द्वारा 2 वाइड बॉडी A330 जेट विमानों को खरीदा जाता है, जिसमें सरकार को 1.47 बिलियन रुपया नुकसान होता है। इसके अलावा जो नेता लोग के बच्चे थे अपना लग्जरियस लाइफ जीते थे, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगे महंगे सूट खरीदना, महंगे महंगे जूते खरीदना और उसको फिर सोशल मीडिया पे डालना, यही काम था उन लोगों का। एक तरफ नेपाल में बेरोजगारी और दूसरा तरफ भ्रष्टाचारी, जहाँ लोगों को ढंग से सही से कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, वहीं नेता लोग के बच्चे लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। नेपाल के लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगी और नेपाल के लोगों ने सोशल मीडिया पे एक तरफ जो नेपाल के गरीब लोग थे उसको दिखाना स्टार्ट किया और दूसरी तरफ नेता लोग के जो बच्चे थे जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे उनको साथ में दिखाना स्टार्ट किया और ये रील्स काफी वायरल होने लगी। इससे देश के नेता लोग को लगा कि हमारा छवि खराब हो जाएगा। 4 सितंबर 2025 को नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब सहित टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार बैन कर देती है। सरकार का कहना था ऑनलाइन हेट, फेक न्यूज, साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाए हैं। इसके लिए सभी सोशल मीडिया को 25 अगस्त से 1 सप्ताह के लिए टाइम दिया गया था सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसीलिए हम सोशल मीडिया को बैन किए हैं। ये था सरकार का कहना। यहाँ पर टिकटॉक को बैन नहीं किया गया था क्योंकि वह पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुका था। सोशल मीडिया के बैन होने से काफ़ी परेशानी होने लगी। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बढ़ चुका है। जो लोग सोशल मीडिया पर बिजनेस कर रहे थे उसका बिजनेस ठप हो गया।
जो लोग नेपाल से बाहर जाके भारत, रसिया, चीन, अमेरिका में काम कर रहे थे, वो अपने घर वालों से सही से बात नहीं कर पा रहे थे। जो लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखते थे और जो लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ दिखाते थे, उन लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। उन लोगों का कहना था सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, सरकार हमारी आवाज़ को हमसे छीन रही है। इतना सब कुछ देखने के बाद नेपाल के लोगों में गुस्सा और फूट जाता है और 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ हजारों युवा रोड पर प्रदर्शन करने के लिए निकले। कोई स्कूल ड्रेस में आया तो कोई कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन के आया, जिसे जेनजी प्रदर्शन कहा गया, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले सभी युवा 30 साल से कम उम्र के थे। इस आंदोलन को हामी नेपाली संस्था के नेता सुदंग गुरंग लीड कर रहे थे और काठमांडू के मेयर बालेंद्र साहब इस विरोध प्रदर्शन का सपोर्ट कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के अलावा हैशटैग नेपोकिट और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए जा रहे थे। लोगों का कहना था नेता लोग अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन सोमवार के सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग काठमांडू में इकट्ठा हुए और लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में कुछ मोटरसाइकिल सवार भी थे। भीड़ संसद परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों के द्वारा आंसू गैस, पानी के बौछारे और रबर की गोलियां चलाई गई। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच झड़प और बढ़ गई। इस बीच सुरक्षा बल लोगों पर गोली चला देते हैं और 19 लोगों की जान चली जाती है। काफी भगदड़ मच जाती है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। काफी लोग घायल हो चुके थे। 100 से भी अधिक लोगों को सिविल अस्पताल, नेशनल ट्रॉमा सेंटर, एवरेस्ट हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों में लोगों की हालत बहुत गंभीर थी। लोगों के सीने और सर पे गोली लगी हुई थी। इसके बाद अधिकारियों ने संसद परिसर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आवास और बानेश्वर के कुछ क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा देते हैं। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कहना था विरोध प्रदर्शन में कुछ घुसपैठियां घुस गए थे, जिसके कारण इतना हिंसा हो गई। प्रधानमंत्री ओली विरोध प्रदर्शन में हुए मौत पर दुख व्यक्त करते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसको बोला जाता है 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने देश में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इसके बाद संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग भी अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। जब 19 लोगों की मौत हो गई तो नेपाल के लोगों में गुस्सा और आक्रोश काफी बढ़ गए। अब बात सोशल मीडिया पर लगे हुए बैन या करप्शन की नहीं थी, अब गुस्सा था होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इसी गुस्से के कारण नेताओं के कई घर जला दिए गए। नेताओं को जान बचाकर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। बाद में अंतरिम सरकार का गठन होता है। नेपाल की पहली प्रधानमंत्री सुशीला कर्की बनती है, जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।